Okay, once again, good evening to all of you. Good evening to all of you, and welcome to Unacademy Semester Exam channel. And this is lecture number 3 on this video lecture series on metal forming process. And in this lecture, I'm going to discuss with you yielding criteria in metal forming process. Correct? Yielding criteria of plastic deformation. So first of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh, and I'm mechanical engineering faculty, and I have done MTech from IIT Delhi in production engineering branch, and my latest GATE rank is IR 192 in GATE 2020, and I am also engineering services exam written qualified, and I have 9+ years of teaching experience for GATE and engineering services exam. And I have mentored 5,000+ students across the India, and my favorite subjects are strength of material, manufacturing process, material science, and machine design. Is it clear? So first of all, as we know that Unacademy is India's largest e-learning platform, and how you can get a part of this. तो सिंपल से कुछ स्मॉल स्टेप्स फॉलो करने दोस्तों, एंड आफ्टर दैट यू कैन गेट अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी. करेक्ट? तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेप फॉलो करना है, दैट इज यू जस्ट राइट अनअकैडमी लर्निंग ऐप ऑन योर गूगल प्ले स्टोर. करेक्ट है दोस्तों? इस गूगल प्ले स्टोर में आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करना है, और इसको टाइप करते हैं दोस्तों आपको एक अनअकैडमी लर्निंग ऐप मिल जाएगा, और इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो प्रॉपर्ली. करेक्ट है? एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन यहाँ पे आपके पास लॉगिन करते हैं, आपके पास एक विंडो ओपन होगी, दैट इज मैनेज गोल. तो दोस्तों यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, एंड आफ्टर सिलेक्शन ऑफ दिस तो आपके पास एक ऐसी विंडो ओपन होगी जिसमें प्लस प्रोग्राम लिखा होगा और आइकॉनिक बैच, कनेक्ट आइकॉनिक प्लान. तो इनमें से किसी भी प्लान को आप सेलेक्ट कर सकते हो. क्या डिफरेंस है, क्या फैसिलिटीज मिल रही है दोस्तों, हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे. ठीक है? एंड आफ्टर सिलेक्शन ऑफ दिस आपको क्या करना है, यू जस्ट गो थ्रू दिस गेट सब्सक्रिप्शन. इसके बाद आपको फी पे करके अनअकैडमी के पार्ट ऑफ बन सकते हो. ठीक है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस प्लस प्रोग्राम की. तो एज वी नो दैट दिस इज अ वेरी बेसिक प्लान. करेक्ट? दिस इज वेरी बेसिक प्लान, एंड हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पास जो ऑलरेडी बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये नेसेसरी है. करेक्ट? आप अगर इसे ज्वाइन करोगे तो आपकी इवन सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी. ठीक है दोस्तों? तो यहाँ क्या मिल रहा है, चलिए हम बात करते हैं. तो यहाँ पे आपको दोस्तों मिला इंडिया के बेस्ट टॉप एजुकेटर्स, टॉप रैंकर्स. करेक्ट है? इंडिया के जो टॉप रैंकर्स हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, वो आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे दोस्तों. दे आर एजुकेटर्स ऑफ योर्स. करेक्ट? तो ये आपको घर बैठे मिल रहे हैं दोस्तों. नेक्स्ट यहाँ पे जो क्लासेस होते हैं, इंटरेक्टिव क्लास होती है. ड्यूरिंग द क्लास यू कैन इंटरेक्ट विथ educator and clarify your doubts. Correct? This is one of the biggest advantage of this unique platform. Correct? And here you can get structured course, and its pdf is also available. यहाँ पे complete course proper structure manner में cover किया जाएगा, और उनके pdfs भी यहाँ पे available होती है. Live test and quizzes are also available. Is it clear? यहाँ पे live test and quizzes दोस्तों दिए जा रहे हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को evaluate कर सकते हो. करेक्ट है? तो ये सारी फैसिलिटीज आपको दी जा रही है इस प्लस प्रोग्राम में. तो दोस्तों जो दो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, करेक्ट है, तो उनको एटलीस्ट प्लस प्रोग्राम को तो जरूर ज्वाइन करना चाहिए. करेक्ट है? एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, सीरियसली जो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है, यू शुड ज्वाइन दिस आइकॉनिक बैच. व्हाई यू कैन ज्वाइन दिस? बिकॉज you can get all those facilities which are available in plus program is also available here. Yes or no? सारे प्लस प्रोग्राम में जो चीजें मिल रही है वो यहाँ भी मिल रही है दोस्तों, बट यहाँ पे आपको कुछ और भी कुछ मिलने वाला है. दैट इज यहाँ पे आपके पर्सनल कोच मिलेंगे. ठीक है? और ये पर्सनल कोच कौन होंगे दोस्तों? यही टॉप रैंकर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं. ठीक है? जो टॉप एजुकेटर्स हैं, टॉप रैंकर्स हैं, जो ऑलरेडी कई सालों से पढ़ा रहे हैं, करेक्ट है, वो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे. ठीक है दोस्तों? आपको मेंटरिंग करेंगे. तो आप इन टॉप रैंकर्स की मेंटरिंग के बेसिस पे अंडर आप प्रिपरेशन करोगे, तो ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त होगी, और सिंगल अटेम्प्ट में आपको एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो. ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस होगा, और कौन करने वाले? यही सेम एजुकेटर. करेक्ट है? जो आपके कोच है वही आपको यहाँ पे आपके टेस्ट को कंप्लीट एनालाइज करके आपको बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, और कैसे उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है.
करेक्ट है दोस्तों। और यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस प्रॉपर स्टडी प्लान करके आपको बताया जाता है दोस्तों। करेक्ट है, कंप्लीट सिलेबस को प्लान करके बताया जाएगा कि किस टॉपिक में कहाँ पे आपको कितना एम्फेसाइज करना है, किस डेप्थ तक पढ़ना है। इज इट क्लियर? एंड सिमिलरली हियर यू कैन गेट प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। यहाँ पे आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल है। करेक्ट, तो ये सारे बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर आइकॉनिक बैच में। करेक्ट है दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट्स इधर फ्रॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, करेक्ट है, जो भी गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको इस आइकॉनिक बैच को ज्वाइन करना चाहिए दोस्तों। करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो अगर मैं प्लस प्रोग्राम की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ, ऐसे 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे 12 मंथ की फी है 30,250, 38,500 फॉर 18 मंथ एंड 44,000 रुपीज फॉर 24 मंथ। करेक्ट, तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है दिस इज विदाउट प्रोमो कोड। नाउ इफ यू ज्वाइन और सब्सक्राइब दिस प्लस प्रोग्राम with my referral code that is MSS10, this is my referral code, तो आपको फी में इमीडिएट 10% का डिस्काउंट मिलेगा एंड आफ्टर डिस्काउंट द फी विल बी लाइक दिस। करेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो 12 मंथ की फी 27,225, 34,650 फॉर 18 मंथ एंड 39,600 फॉर 24 मंथ, ये फी है। करेक्ट। नाउ अब आइकॉनिक बैच की अगर मैं फी की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है, ओनली 12 मंथ एंड 24 मंथ। और यहाँ पे फी है 45,000 फॉर 12 मंथ एंड 60,000 फॉर 24 मंथ। तो ये फी है विदाउट प्रोमो कोड। अगर आप यहाँ पे मेरा रेफरल कोड MSS10 अप्लाई करके ज्वाइन करते हो तो आपकी फी हो जाएगी 40,500 फॉर 12 मंथ एंड 54,000 फॉर 24 मंथ। तो ह्यूज डिस्काउंट मिला दोस्तों यहाँ पे, तो इसे अप्लाई करना मत भूलना जिससे आपको डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट मिल सके। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, 28 दिसंबर से फॉर गेट 2021, गेट 2021 के लिए 28 दिसंबर से दोस्तों न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 6 PM से। करेक्ट है। और यहाँ पे आपके कोच कौन से होंगे, एजुकेटर कौन कौन से, तो आप देख सकते हो प्रवीण कुलकर्णी सर है, जितेंद्र गिल सर है, आदित्य गुप्ता सर है, आकाश त्यागी सर और राजीव सर है। तो ये अनअकैडमी के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं जो आपको 28 से न्यू बैच में पढ़ाने आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगेन अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे लैंग्वेज भी कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है। करेक्ट है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो फॉर गेट 2020। लेकिन सब्सक्रिप्शन के वक्त इस कोड को अप्लाई करना मत भूलना, दैट इज MSS10। करेक्ट। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू दैट इज यील्डिंग क्राइटेरिया ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सिंपल से जब मैंने आपको बताया था कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस द डिजायर्ड शेप एंड साइज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय their desired shape and size can be obtained by plastic deformation of the metal, yes or no? अब जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से मेटल को हम अपने डिजायर्ड शेप एंड साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की क्राइटेरिया क्या है, किसके बेसिस पे ये डिफॉर्म होंगे, कितनी स्ट्रेसेस लगेगी फॉर गिवन स्ट्रेन, यस और नो? तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के इस आर्टिकल में। करेक्ट है। तो सबसे पहले अगर दोस्तों मैं बताऊं कि हाउ टू रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशनल, करेक्ट है, हाउ टू रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। करेक्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। करेक्ट है दोस्तों, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, सिग्मा 1 1, टाउ 1 2, टाउ 1 3, टाउ 2 1, टाउ सिग्मा 2 2, टाउ 2 3, टाउ 3 1, टाउ 3 2, सिग्मा 3 3। अब ये है क्या दोस्तों? तो जब भी मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू, ये क्या कहलाएगा दोस्तों? दिस इज नथिंग बट दिस कैन बी रिटन एज, इसे क्या कहेंगे? दिस शोज दैट फेस, यस आर नो? ये यहाँ पे फेस को बताता है। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज
this is phase X, and similarly this is phase Y, and this is phase Z. Correct? And similarly in this direction it represents, इसे दोस्तों क्या कहते हैं, this is represent direction. Correct? And this is X direction. Similarly this is Y direction. और यहाँ पे हम लोग एक्स वाई जेड ना लिख के यहाँ पे दोस्तों हम क्या करें, 1 2, तो मैं यहाँ पे 1 2 से डिनोट कर देता हूँ. करेक्ट? यू कैन सी हियर, this is phase 1, this is phase 2, and this is phase 3. And similarly, this is direction 1, this is direction 2, and this is direction 3. Is it clear? So in this way, we can represent three-dimensional state of stress condition. And in this state of stress condition, the element belongs to principal diagonal like this. ये जो principal diagonal के element है, these are called as normal stress. And similarly, apart from these normal stress, all the elements are called as shear stress. Yes or no? Correct? And you can see here, ये जो हम लोग state of stress represent करते हैं, this is in the element. And if we consider the area of these element is elemental cross section area is very small, then we can consider sigma 11 is equal to sigma 21, sigma 23 is equal to sigma 32, sigma 13 is equal to sigma 31. इसे क्या कहते हैं, these are called as complementary shear stresses. Complementary shear stresses. Is it clear? करेक्ट है दोस्तों, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस कहते हैं. और ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिस्कस किए हैं. ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये डिटेल में स्टडी करना है तो आप मेरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट, अब स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन थ्री डायमेंशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस हियर वी नीड मिनिमम 6 स्ट्रेसेस. कितने स्ट्रेसेस की रिक्वायरमेंट होगी? 6. Correct? 3 principal diagonal element, yes or no? And remaining 3 shear stress, that is sigma 1 2, sigma 2 3, and sigma 3 1. तो इन 6 stress से हम लोग 3 dimensional state of stress को represent कर सकते हैं. And this is also called as triaxial state of stress. और out of this triaxial state of stress, if two stresses of 3 principal stress, 3 stress देख रहे हो आप, sigma 1 1, sigma 2 2, sigma 3 3. If these are 3 principal stresses, out of these 3 principal stresses, if 2 stresses are equal, 3 में से अगर कोई 2 equal है, suppose हम कह देते हैं sigma 1 1 is equal to sigma 2 2, but not equal to sigma 3 3. तो इस state of stress को कहते हैं हम cylindrical state of stress condition. Is that clear? And similarly, if all the stresses, all three principal stresses are equal, like this, sigma 1 1 is equal to sigma 2 2 is equal to sigma 3 3, then this is called as hydrostatic or spherical state of stress condition. Is it clear? समझ में आ गया दोस्तों? और फॉर थ्री डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस वी यूज मोहर सर्कल मेथड. करेक्ट है. और एनालिटिकली भी हम पता कर सकते हैं. देखो कैसे करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने जा रहा हूँ. यू कैन सी हियर, this is our three-dimensional state of stress condition. Is that clear? Three-dimensional state of stress condition. And if we write like this, if अगर हम principal diagonal element में इस सिग्मा को माइनस कर दे principal diagonal element में, तो मुझे फिर ऐसे यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में से ऐड भी करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स मिलेगी. यस और नो? तो यहाँ पे ये जो सेकंड पार्ट मिला, दिस इज कॉल्ड एज डिविएटर स्ट्रेस कंपोनेंट. दिस इज कॉल्ड एज डिविएटर स्ट्रेस कंपोनेंट. And this one is called as hydrostatic state of stress condition. Why? Because you can see here all three principal stress, जो principal diagonal में 3 stresses act हो रही हैं, these are called as principal stresses. और ये तीनों ही principal stresses equal है, इसलिए हमने कह दिया this is hydrostatic
स्ट्रेस कंपोनेंट। करेक्ट है। तो एक दोस्तों याद रखना कि जो हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट है, दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वॉल्यूमेट्रिक चेंज और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो, उसका कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो मेटल को डिफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता प्लास्टिकली। उसी कंपोनेंट कहते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट। और उसके अलावा जितनी भी स्ट्रेसेस बचती हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिविएटर कंपोनेंट एट, एंड इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यस और नो? तो दोस्तों याद रखना, जो आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो, उस कंप्लीट स्ट्रेस मेटल को डिफॉर्म के लिए यूटिलाइज नहीं होती है। कुछ स्ट्रेस हाइड्रोस्टैटिक के फॉर्म में होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है वॉल्यूमेट्रिक चेंज और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए। इज इट क्लियर? अब वॉन माइसिस ने क्या किया था, यू कैन सी हियर। और मैं आपको बता दूं, ये जो सिग्मा है, दिस इज नथिंग बट दिस इज मीन स्ट्रेस। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल स्ट्रेस में आपको नॉर्मल स्ट्रेसेस मिल रही हैं, उनका मीन स्ट्रेस हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों? नाउ यू कैन सी हियर, इफ वी टॉक अबाउट हाउ टू डिटरमिन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल सा करना है, यू जस्ट राइट डिटरमिनेंट ऑफ डेविएटर कंपोनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ डेविएटर कंपोनेंट, जो डेविएटर कंपोनेंट था उसका डिटरमिनेंट हम निकालें, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें कुछ ऐसा क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा, ऐसा नो, सिग्मा क्यूब माइनस I1 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस I2 टाइम्स ऑफ सिग्मा माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ऐसा एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा। एंड द रियल सोल्यूशन, द रियल रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, हियर वी गेट 3 real root of this cubic equation, and these real roots are nothing but this is called as principal stresses, that is sigma 1 sigma 2 sigma 3। तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों क्या करना है हमें, कि जो डेविएटर का सिंपल से याद रखना कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उसमें से सिग्मा को माइनस कर देना। करेक्ट है? तो ये बन जाएगा आपका डेविएटर कंपोनेंट। यस और नो? और इस डेविएटर कंपोनेंट का अगर हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखें, करेक्ट है, तो यही डिटर्मिनेंट आपको देने वाला है 3 परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस, दैट इज कॉल्ड एज 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। इज इट क्लियर? Correct? This is called as deviator component, and if we write the determinant of this deviator component equal to 0, then here we can get cubic equation, and the root, 3 real root of this cubic equation gives us 3 principal stresses। करेक्ट है? और ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा दोस्तों। तो इसमें जो हमने I1 I2 I3 रिप्रेजेंट किया है, these are called as invariant coefficient। these are called as invariant coefficient। why it is called invariant coefficient? बिकॉज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो I1 है वो कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा, सिग्मा 11 प्लस सिग्मा 22 प्लस सिग्मा 33। अब आप मुझे बताओ कि किसी भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन में सिग्मा 11 22 33 इनकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो उस गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन के लिए I1 हमेशा फिक्स हुआ कि नहीं, ये वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है। सपोज आपको मैं कहता हूँ सिग्मा 11 इज इक्वल टू 10 मेगा पास्कल, सिग्मा 22 इज इक्वल टू 5 मेगा पास्कल, एंड सिग्मा 33 इज इक्वल टू 2 मेगा पास्कल। तो अब आप बताओ मुझे कि अगर मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूं और ये पर्टिकुलर स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन है, तो इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन में इन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज इनवेरिएंट कोएफिशिएंट। इसलिए हम इसे इनवेरिएंट कोएफिशिएंट कहते हैं। इनवेरिएंट मींस जो कभी नहीं बदलते। यस और नो? फॉर गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन these are remain same। And similarly, if we talk about I2, then you can see here I2 is nothing but this is equal to sigma 11 sigma 22 plus sigma 22 sigma 33 plus sigma 33 sigma 11 minus tau 12 square plus tau 2 square minus tau 31 square। ऐसा इक्वेशन मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज सेकंड इनवेरिएंट, एंड सिमिलरली दिस इज थर्ड इनवेरिएंट, लाइक दिस। यस और नो? करेक्ट है? तो ऐसे 3 इनवेरिएंट इक्वेशंस मिलते हैं। अब आगे की बात अगर करें दोस्तों, तो इफ वी टॉक अबाउट द यील्डिंग क्राइटेरिया फॉर डक्टाइल मटेरियल, देन हियर वी हैव टू बेसिक यील्डिंग
criteria, that is von Mises. This is also called as maximum distortion energy criteria. And second one is that is Tresca or maximum shear stress criteria. तो ऐसे दो बेसिक क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम एंटायर मेटल फॉर्मिंग की स्टडी करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलो वॉन माइसेस की बात करते हैं सबसे पहले कि वॉन माइसेस यील्डिंग क्राइटेरिया है क्या। तो दोस्तों वॉन माइसेस ने क्या कहा था कि वॉन माइसेस सिंपली कहा था कि सेकेंड इनवेरिएंट इक्वेशन इफ इट इज ग्रेटर देन के स्क्वायर, सम कांस्टेंट का स्क्वायर, देन हियर वी गेट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यस और नो। और सेकेंड इनवेरिएंट इक्वेशन क्या था मैं आपको दिखा देता हूं। दिस इज लाइक दिस, सिग्मा 11 सिग्मा 22, कुछ इस फॉर्म में लिखा था दोस्तों, सिग्मा 11 सिग्मा 22 प्लस सिग्मा 22 सिग्मा 33 प्लस सिग्मा 33 सिग्मा 11 माइनस टाउ 12 स्क्वायर माइनस टाउ 23 स्क्वायर प्लस माइनस टाउ 32 स्क्वायर, सॉरी 31 स्क्वायर, करेक्ट। दिस इज सेकेंड इनवेरिएंट इक्वेशन, यस और नो, करेक्ट, लाइक दिस। और वॉन माइसेस ने कहा था कि दिस सेकेंड इनवेरिएंट इक्वेशन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सम कांस्टेंट का स्क्वायर, देन वी गेट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है देन वी गेट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अदरवाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, यस और नो। और ये स्ट्रेसेस क्या है, सिंपल से दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा जेड प्लस सिग्मा जेड सिग्मा एक्स माइनस टाउ एक्स वाई स्क्वायर माइनस टाउ वाई एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई जेड स्क्वायर, इज इट क्लियर, माइनस टाउ जेड एक्स स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। नाउ इफ वी रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, अगर इसे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें देन इट कैन बी लुकिंग लाइक दिस, यू कैन सी हियर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट का स्क्वायर, यस और नो। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, यस और नो, करेक्ट है दोस्तों। और ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे कैलकुलेट करोगे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, 3 डायमेंशनली कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इज इट क्लियर। अब देखो, अगर हम यहाँ पे परफॉर्म करें यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट, यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट, तो सिंपली क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इन केस ऑफ यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट हियर वी हैव ओनली स्ट्रेसेस इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई करें, एंड सपोज दिस वैल्यू इज एस वाई टी, और सिंपली इट कैन बी रिटन एज सिंपल सा सिग्मा नॉट। अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो मैं सिंपली कह सकता हूं इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा नॉट, तो रिमेनिंग क्या हो गई, सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0। तो कुछ ऐसे हम स्ट्रेसेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन केस ऑफ यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट, यस और नो, क्योंकि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रही है, एंड दैट इज एस बाई टी और सिग्मा नॉट, इल टेंसाइल स्ट्रेस और सिग्मा नॉट, इफ वी टॉक अबाउट डक्टाइल मटेरियल, यस और नो। अब इस कंडीशन को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं दोस्तों तो क्या आएगा, सिग्मा नॉट माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस सिग्मा नॉट का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहां से के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, दिस के स्क्वायर इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा नॉट स्क्वायर, यस और नो, करेक्ट है। यहां से इस कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई क्या, and after getting this constant value simply this one Mises criteria can be written as sigma 1 minus sigma 2 का whole square plus sigma 2 minus sigma 3 का whole square plus sigma 3 minus sigma 1 का whole square, is that clear, and this is greater than equal to 2 times of sigma naught square. This is one Mises criteria, one Mises yielding criteria, is it clear। तो दोस्तों कभी भी आपको कोई भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन दी जाए तो आपका पहला एम होगा टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन
all three directions, then you can get this, and now you can apply this equation. इसका मतलब क्या है कि अगर आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की वैल्यूज मिल जाए और आप इनकी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करो, तो अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वेयर सिग्मा नॉट इज a yield tensile stress, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, देन यू कैन गेट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अदरवाइज नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यस आर नो? करेक्ट है। ये हो गया 2D के लिए। नाउ इफ वी रिप्रेजेंट सेम इक्वेशन फॉर, सॉरी ये इक्वेशन था 3D के लिए। नाउ इफ वी रिप्रेजेंट दिस सेम इक्वेशन फॉर टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन, टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन, इट मींस कि हियर वी कंसीडर सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0। तो इसे सपोज मैं कंसीडर कर लेता हूं, दिस इज केस 1, दिस इज कॉल्ड एज प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन। इसे कहते हैं प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन वेयर थर्ड स्ट्रेस इज कंसिडर एज 0, सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0। अगर इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो फाइनली क्या इक्वेशन मिलेगा दोस्तों? ये इक्वेशन मिल जाएगा सिंपल सा, देखो, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा, सॉरी, 0 माइनस सिग्मा 1 whole square greater than equal to 2 times of sigma naught square. Now, if we simplify this equation, what we will get? Sigma 1 square plus sigma 2 square minus 2 times of sigma 1 sigma 2 plus sigma 2 square plus sigma 1 square is greater than equal to 2 times of sigma naught square. अब यहाँ पे देखो, each and every term here comes in 2 times, sigma 1 square minus sigma 1 sigma 2 plus sigma 2 square। तो ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। and now this is greater than equal to 2 times of sigma naught square। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल इक्वेशन क्या मिला? सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर। करेक्ट, एंड दिस सिग्मा नॉट इज कॉल्ड एज ईदर नॉमिनल स्ट्रेस और यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस। इज इट क्लियर? तो अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऐसे दो स्ट्रेसेस एक्ट हो रही है सिर्फ, और इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो हम ग्राफिकली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज सिग्मा 2 एंड दिस इज सिग्मा 1। करेक्ट है, दिस इज कॉल्ड एज बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन। यस और नो? इसे हम प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस और बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस भी कह सकते हैं, एंड इन दिस केस सिग्मा 3 इज ऑलवेज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो ये दोस्तों हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया फॉर प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन। Similarly, here we have plane strain condition। क्या है दोस्तों यहाँ पे? प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। प्लेन स्ट्रेन कंडीशन का मतलब होता है कि स्ट्रेन इंड्यूस्ड इन थर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, एंड अंडर दिस कैटेगरी सिग्मा 3 कैन बी रिटन एज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। ऐसी वैल्यू आती है दोस्तों, और ये कहां से आती है? फ्रॉम लेवी-माइसेस इक्वेशन, जो कि मैं ये ज्यादा डिटेल में आपको बता नहीं सकता। करेक्ट है। तो अगर मैं इस वैल्यू को यही सेम इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा? इन दिस इक्वेशन, दैट इज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। करेक्ट। इस इक्वेशन में दोस्तों अगर मैं पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा अंडर दिस। तो यू कैन सी हियर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 की जगह लिख सकते हैं सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा नॉट स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। इसे सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस, इसे सॉल्व करो, 2 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, तो सिंपल सा आएगा क्या, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, सिमिलरली इसे भी हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 का होल स्क्वायर। यस आर नो? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा नॉट स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे देखो कि इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। फर्दर अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, नाउ यू कैन गेट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होल स्क्वायर प्लस, इसे हम रीअरेंज करें तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं दोस्तों।
प्लस सिमिलरली इसे भी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा नॉट स्क्वायर, कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो, इसको ऐड करो टोटल तीनों वैल्यूज को, तो क्या आएगा ये 4 प्लस 1 6/4 दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा नॉट स्क्वायर। ये सारे ऐसे लिख सकते हैं क्या? And similarly sigma 1 minus sigma 2 का whole square it can be written as 4/3 times of sigma naught square। and further अगर मैं इसे simplify करूं, sigma 1 minus sigma 2 का whole square is greater than equal to 4/3 times of sigma naught square। अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या रिजल्ट आएगा? डिफरेंस ऑफ these two principal stresses must be greater than equal to 2/√3 times of sigma naught। Is that clear? 2/3 times of sigma naught, और इसकी वैल्यू क्या आती है 2 डिवाइडेड बाई रूट 3, और इसकी वैल्यू आती है 1.154। करेक्ट है? तो सिंपली ये याद रखो 2/√3 टाइम्स ऑफ सिग्मा नॉट। तो अब वन माइसेस ने कहा यहाँ से कि अगर हमारा कोई भी मेटल प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में डिफॉर्म हो रहा है, करेक्ट है, तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का डिफरेंस है 1 and 2 का, दिस डिफरेंस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/√3 टाइम्स ऑफ सिग्मा नॉट, देन वी कैन गेट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अदरवाइज देयर इज नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया दोस्तों? एंड सिमिलरली यहाँ पे केस थर्ड हो सकता है, दैट इज प्योर शियर। अगर यहाँ पे प्योर शियरिंग ऑपरेशन हम परफॉर्म करें, प्योर शियर, तो उस केस में मेटल का डिफॉर्मेशन किस कंडीशन में होगा उसे हमें अगर पता करें दोस्तों, तो कैसे लिख सकते हैं? अंडर प्योर शियर कंडीशन इफ आई ड्रॉ मोहर सर्कल, अगर मैं यहाँ पे मोहर सर्कल ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। फॉर 2D, यहाँ पे हम किस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फॉर 2 डायमेंशनल। इज इट क्लियर? मोर सर्कल फॉर 2 डायमेंशनल। तो सिंपली आप यहाँ पे कह सकते हो कि सिग्मा 3 को तो हमने ऑलरेडी जीरो कंसिडर कर लिया है। अब जैसे हमने मोहर सर्कल दिया प्योर शियर मींस हियर वी हैव स्टेट ऑफ स्ट्रेस लाइक दिस, हियर वी हैव ओनली शियर स्ट्रेसेस। करेक्ट है? अब इसके लिए मोहर सर्कल ड्रॉ करो तो कुछ इस तरीके से ही होगा। करेक्ट है? दीज आर द टू एक्सट्रीम पॉइंट, दिस इज सेंटर एंड ओरिजिन, ये दोनों ही है, दिस इज ओरिजिन एज वेल एज सेंटर। तो इससे अगर मैं सपोज कह दूं दिस इज ए, दिस इज बी, तो सी ए या सी बी कहलाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस। करेक्ट है? और यहाँ पे ये जो वैल्यू मिल रही है दिस इज कॉल्ड एज sigma max, that is sigma 1, and similarly this is called as minimum stress, और sigma 1 की वैल्यू क्या आएगी? टाउ। अगर यहाँ पे हम shear stress टाउ कंसिडर करें, ठीक है दोस्तों, और ये क्या आएगा? दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा मिनिमम, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू सिग्मा 2, और इसकी वैल्यू है माइनस ऑफ टाउ। इज इट क्लियर? अंडर दिस स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन इफ वी पुट दिस वैल्यू ऑन दिस इक्वेशन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3। करेक्ट है दोस्तों? गेट 2013 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, अनएक्सपेक्टेड था। करेक्ट है दोस्तों? अब यहां से भी क्वेश्चन इजीली पूछे जाने लगे हैं, पहले यहां से क्वेश्चन नहीं आते थे, सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में क्वेश्चन आते थे, ठीक है दोस्तों, लेकिन अब गेट में भी आने लगे हैं, तो ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को। करेक्ट? तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा नॉट स्क्वायर, कुछ ऐसा। अब अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पे सिग्मा 1 इज इक्वल टू टाउ, सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस टाउ एंड सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0, अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा। यू कैन सी हियर टाउ माइनस माइनस टाउ, टाउ माइनस सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस टाउ, करेक्ट है, होल स्क्वायर प्लस माइनस टाउ माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस टाउ का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा नॉट स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? ये दिस इज 4 टाउ स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर is greater than equal to 2 times of sigma naught square, and hence it can be written as 6 times of tau square greater than equal to 2 times of sigma naught square। अब अगर मैं टाउ की वैल्यू लिखूं तो इट कैन बी रिटन एज सिग्मा नॉट बाई रूट 3।
और सिंपली अगर मैं लिमिटिंग केस के लिए कह दूं कि इफ दिस टाउ इज नथिंग बट दिस इज यील्ड शियर स्ट्रेस SYS, यील्ड शियर स्ट्रेस, देन इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 1/√3। 1/√3 की वैल्यू क्या आएगी? दिस इज 0.577, 0.577 टाइम्स ऑफ SYT। और ये रिलेशन आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा मशीन डिजाइन में कि जो यील्ड शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू वन माइसेस थ्योरी व्हेन प्योर शियर टेक्स प्लेस 0.577 टाइम्स ऑफ SYT। इज इट क्लियर? तो आई थिंक दोस्तों ये समझ में आ गया। हियर वी हैव थ्री डिफरेंट केसेस, दैट इज अंडर प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन एंड प्योर शियर कंडीशन। इज इट क्लियर? ऐसे थ्री केसेस हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थ्री केसेस वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। फर्स्ट कंडीशन में रिजल्ट ये मिला था प्लेन प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन में, फिर प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिला था, और प्योर शियर के केस में आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिला। ठीक है दोस्तों, करेक्ट? तो आई थिंक समझ में आ गया ये। ओके, अब वॉन माइसिस ने ये तो रिजल्ट कह दिया कि रिजल्ट आपका होगा कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर। वॉन माइसिस ने तो ये रिजल्ट दे दिया दोस्तों, लेकिन ये है क्या एक्चुअली ये नहीं पता चला। तो एक वॉन माइसिस के साथ एक हैंकी साइंटिस्ट आए बाद में, जिन्होंने बताया कि दिस इक्वेशन इज नथिंग बट it is nothing but this is equal to, as we know that total strain energy per unit volume, this is equal to total strain energy per unit volume is equal to, this is written as volumetric strain energy per unit volume plus maximum distortion energy per unit volume। ऐसा रिलेशन मिला, तो सिंपली कह दिया गया कि maximum distortion energy per unit volume, this is equal to total strain energy per unit volume minus volumetric strain energy per unit volume। करेक्ट है? तो ये डिस्टॉर्शन एनर्जी का इक्वेशन आ गया दोस्तों। अब अगर मैं इसको लिखूं तो सिंपली मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू वन माइसिस क्राइटेरिया, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इंड्यूस्ड must be greater than equal to the maximum distortion energy per unit volume, correct, permissible, then plastic deformation takes place, otherwise there is no plastic deformation। अब total strain energy per unit volume कहलाती क्या है? This is represented by capital U। तो सिंपली लिख सकते हैं हाफ टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ सिग्मा 3 एप्सिलॉन 3। This is total strain energy per unit volume। Now, if we write principal strain, epsilon 1 is a principal strain and it can be written as sigma 1, that is in terms of principal stress, sigma 1 upon E minus mu times of sigma 2 plus sigma 3 upon E। Similarly, epsilon 2 can be written as sigma 2 upon E minus mu times of sigma 1 plus sigma 3 by 2, sorry, E। Yes or no? तो यहां से आपकी वैल्यूज मिल गई एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 एंड एप्सिलॉन 3 की। अब अगर इनकी वैल्यूज पुट कर दी जाए, करेक्ट है, ऑन दिस इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2 एंड दिस इज 1, करेक्ट है। तो अगर इस इक्वेशन 2 में आप इन तीनों इक्वेशन की वैल्यू पुट करोगे तो आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा। यस और नो? करेक्ट है दोस्तों, तो आप इसे फाइंड आउट कर लोगे। सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो ये कहलाता है यूवी एंड दिस इज नथिंग बट हाफ टाइम्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इनटू, क्या हुआ दोस्तों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यस और नो? एंड अगेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट दिस कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल गया। अब अगर वहीं पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करो तो सिंपली इट कैन बी रिटन एज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 बाई 3। एवरेज स्ट्रेस जो होती है दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। यस और नो? तो दोस्तों ये समझ में आ गया। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दोगे और ऑब्वियसली एप्सिलॉन 1 2 3 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी। अब इनका डिफरेंस इस इक्वेशन में पुट कर दो,
सपोज दिस इज इक्वेशन 1 2 एंड दिस इज 3। तो अब इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए तो यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी का। और ये सारी कहानी करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, फिर एक ऐसा रिलेशन मिला सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 1 by 2। करेक्ट, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जब मिला तब पता चला कि ये कुछ और नहीं, मेटल को डिफॉर्म होने के लिए मिनिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी के बियॉन्ड आपको स्ट्रेस अप्लाई करनी पड़ती है, तभी जाके मेटल डिफॉर्म होता है, अदरवाइज कोई डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तब से इस थ्योरी का नाम रख दिया गया वॉन माइसेस क्राइटेरिया, यील्डिंग क्राइटेरिया और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी क्राइटेरिया फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल। इज इट क्लियर? तो आई थिंक दोस्तों ये समझ में आ गई कहानी कि कहां से आया था। अदरवाइज सिर्फ आपको इस इक्वेशन को याद रखना है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन, इन इक्वेशन को भी ध्यान रखना कि टाउ इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई रूट 3 होता है एंड सिग्मा प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बाई रूट 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा नॉट होता है। और प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वॉन माइसेस क्राइटेरिया को। तो जनरली आपसे सिग्मा नॉट की वैल्यू पूछा जाता है और सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू आपको गिवन होगी, या फिर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड टाउ जेड एक्स के फॉर्म में देगा। तो दोस्तों कैसा भी दे आप उसको सबसे पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना एंड देन वैल्यू पुट करके आप नॉमिनल स्ट्रेस की वैल्यू इजिली बता सकते हो। ठीक है, तो अब इसके कंक्लूजन्स क्या है, वॉन माइसेस ने क्या कंक्लूड किया था ये देख लेते हैं फटाफट। Then von Mises criteria implies that yielding is not dependent on any particular normal stress or shear stress, but instead yielding depends upon function of all three values of principal shear and normal stresses. Is that clear? समझ में आएगा नहीं दोस्तों? ये किसी पर्टिकुलर एक स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता। करेक्ट है? सपोज आपके पास यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड टाउ जेड एक्स है, तो ये किसी इंडिविजुअल स्ट्रेस पे ना डिपेंड करके इन तीनों से जो थ्री प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आती है इनके कंबाइंड इफेक्ट पे डिपेंड करता है कि यील्डिंग होगा या नहीं होगा। करेक्ट है, पहली बात। दूसरा, सिंस द वॉन माइसेस यील्डिंग क्राइटेरिया इन्वॉल्व्स स्क्वायर टर्म, है ना, हर जगह सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस साइन पे भी डिपेंड नहीं करेगा दोस्तों। इट मींस ये कंप्रेशन एंड टेंशन पे भी डिपेंड नहीं करता। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात करें तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज सिंस इट इज नॉट नेसेसरी टू नो विच आर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन ऑर्डर टू यूज दिस यील्ड क्राइटेरिया। अब ये क्यों कह रहे हैं, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ट्रेस्का क्राइटेरिया, जिसमें मैं आपको बताऊंगा in case of Tresca criteria we need to find out which one is maximum stress and which one is minimum stress, and on the basis of these minimum and maximum stresses we can apply this yielding criteria. Yes or no? So let's see here. According to Tresca criteria or maximum shear stress criteria, it says that tau max is nothing but, this can be written as sigma max minus sigma minimum by 2 if this quantity is greater than or equal to some nominal stress or some constant k square, then yielding takes place, otherwise there is no yielding. Yes or no? अगर कुछ ऐसी वैल्यू आती है तो हम yielding कहेंगे, अदरवाइज नहीं। आखिर फिर ये k है क्या दोस्तों? तो अगेन k को पता करने के लिए हम यहाँ पे यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट होता क्या है? In this we apply stress in only one direction, that is sigma 1, this is equal to s by t, or simply we can write sigma naught, yield tensile stress, और इसी को कहते हैं हम nominal stress। and apart from this sigma 2 is equal to 0 and sigma 3 is equal to 0। यूनिएक्सियल कह दिया ना, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लगेगा, रिमेनिंग टू डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस है वो जीरो होती हैं। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो विच वन इज सिग्मा मैक्स? Sigma max is nothing but sigma 1, that is equal to sigma naught, and if we talk about minimum stress then here you can get 0, and now if we put this value on this equation then what we will get? Sigma naught minus 0 divided by 2 greater than equal to
सॉरी नॉट इज दिस इज नॉट स्क्वायर, दिस इज सिंपली के। ये स्क्वायर नहीं है दोस्तों, सिंपल से ये के है। दिस इज इक्वल टू के, तो यहां से के की वैल्यू मिल गई। इट मीन्स कि दिस स्ट्रेस का क्राइटेरिया कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम बाई 2, या इसी को लिख सकते हैं हम टाउ मैक्स is greater than or equal to sigma naught by 2, then yielding takes place, otherwise there is no yielding। करेक्ट है दोस्तों, इस कंडीशन में yielding होगा, अदरवाइज कोई yielding नहीं होने वाला। करेक्ट है, तो ये हमें यहां से पता चलेगा क्राइटेरिया। करेक्ट, अब देखो इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू व्हाट माय सॉरी अकॉर्डिंग टू ट्रेस्का क्राइटेरिया द रिजल्ट इज टाउ मैक्स, और simple sir, it can be written as sigma max minus sigma minimum by 2 is greater than or equal to sigma naught by 2। ये हमारे पास इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन 1। अगेन for plastic deformation here we have three basic criteria। case 1, that is plane state of stress condition, plane stress condition। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन का मतलब क्या है कि स्ट्रेसेस इन थर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। करेक्ट है, दिस इज हियर वी हैव बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, दिस इज सिग्मा 1 एंड दिस इज सिग्मा 2। यस आर नो, सिर्फ यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन है। करेक्ट, तो सिमिलरली इफ वी कंसीडर सिग्मा 1 is greater than sigma 2 and sigma 3 is equal to 0, now tell me out of these three stresses which one is maximum। so simply we can write sigma max is nothing but this is equal to sigma 1, and which one is minimum stress, sigma 3 is nothing but this is called as, इस sigma 3 को दोस्तों हम कहेंगे minimum stress। करेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। तो यहां से आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिल गई। तो अब अगर मैं इस क्राइटेरिया को यहाँ पे अप्लाई करूं तो क्या आएगा, सिग्मा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई 2। मतलब जो स्ट्रेस हम अप्लाई करने जा रहे हैं, इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्मा नॉट, दैट इज नॉमिनल स्ट्रेस और yield tensile stress, then plastic deformation takes place, otherwise no plastic deformation। is it clear? And now you can see here friends, in Tresca criteria here we use only maximum stress, यहाँ पे मिनिमम इंटरमीडिएट स्ट्रेसेस का कोई यूज नहीं है। इसलिए जो रिजल्ट आपको मिलेगा प्लेन स्ट्रेस कंडीशन का, दिस इज लेस एक्यूरेट देन वॉन माइसेस क्राइटेरिया। Why? Because in von Mises criteria, all the stresses will be used for determining of nominal stress. But here we use only maximum and minimum. Intermediate कोई भी stress यहाँ पे use नहीं होती। Is that clear? That's why it is over safe theory। और इसका मैं और आगे रिजल्ट बताऊंगा क्यों। करेक्ट है, आप देखते रहिए इसे। नेक्स्ट क्राइटेरिया दैट इज प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, अगर हम प्लेन स्ट्रेन कंडीशन अप्लाई करें, इट मींस अगेन हियर वी कैन राइट एप्सिलॉन 3 इज इक्वल टू 0, स्ट्रेन इंड्यूस्ड इन थर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। अगर ऐसी कंडीशन है तो सिग्मा 3 आपको मिलेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2, ऐसा रिजल्ट मिलेगा। अब अगर हम कंपेयर करें कि अगेन सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो क्या आएगा दोस्तों आउट ऑफ दिस, और सिग्मा 3 क्या है, एवरेज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों याद रखना कि एवरेज वैल्यू इज ऑलवेज लाई ऑन इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो कुछ ऐसा हमें रिजल्ट मिलेगा क्या, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है उससे एवरेज कम होगा और मिनिमम वैल्यू से हमेशा एवरेज ज्यादा होता है। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट सिग्मा मैक्स इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा मिनिमम इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा 2। तो अब अगर मैं इस स्ट्रेस का क्राइटेरिया को अप्लाई करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला, sigma 1 minus sigma 2 means a difference of maximum and minimum stress value is greater than the nominal stress, then yielding takes place, otherwise no yielding। yes or no? तो समझ में आया, yielding कब होगा, जब आपके nominal stress की वैल्यू
सॉरी जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लग रही हैं उनमें से मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है, इफ दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन नॉमिनल स्ट्रेस देन यील्डिंग टेक्स प्लेस, करेक्ट। एंड सिमिलरली चलो यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूं थर्ड केस, दैट इज प्योर शियर। अंडर प्योर शियर ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि सिग्मा 1 कैन बी रिटन एज टाउ, सिग्मा 2 कैन बी रिटन एज माइनस टाउ, और ये मैंने प्रीवियस वॉन माइसस के केस में ऑलरेडी बताया था ये कहां से आया। एंड सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में जो आपको सिग्मा मैक्स मिलेगा दैट इज टाउ, सिग्मा मिनिमम की अगर हम बात करें तो ये मिलेगा 0। इज इट क्लियर दोस्तों? तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो देखो क्या रिजल्ट आएगा नाउ। अब अगर हम इसकी वैल्यू अप्लाई करें तो क्या आएगा, टाउ माइनस 0/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई 2। ये सार नो ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, टाउ इज नथिंग बट, हाँ, वन मोर थिंग फ्रेंड्स, whenever you get this kind of turn, one stress is positive, another stress is negative, then you can't say which one is maximum and which one is minimum. Is that clear? तो बेस्ट है कि जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आए तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में ही बताता हूँ प्रॉपरली, करेक्ट है। तो हमें एब्सोल्यूट स्ट्रेस कॉन्सेप्ट को भी यूज करना चाहिए, करेक्ट है। वो क्या होता है चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। यू कैन सी हियर अंडर प्योर शियर क्राइटेरिया, अंडर थर्ड केस दैट इज प्योर शियर, यील्डिंग अंडर प्योर शियर, अगर इसकी बात करें तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, मोर सर्कल बनेगा। और इस केस में स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन क्या होती है, इट कैन बी लुकिंग लाइक दिस इज टाउ। इज इट क्लियर? तो दिस इज अ केस ऑफ प्योर शियर, यस और नो, कुछ ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। और इसके लिए जब आप मोर सर्कल बनाओगे तो कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज सिग्मा मैक्स which is nothing but this is tau, and this is minimum stress, या सिंपली इसे मैं लिख देता हूँ सिग्मा 1, एंड दिस इज सिग्मा 2। ये मैक्स मिनिमम ना लिख के मैं इसे कह देता हूँ दिस इज सिग्मा 1 इज इक्वल टू वन प्रिंसिपल स्ट्रेस टाउ है, अनदर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस टाउ है, एंड थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 है, करेक्ट है। अब इस कंडीशन को अगर मैं पुट करूं तो सबसे पहले आपको निकालना होगा एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, करेक्ट है। और इसको भी मैं चलो इधर ना लिख के यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। आपको पता करना है एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। एब्सोल्यूट टाउ मैक्स का मतलब है कि जो भी हमारे पास कंपोनेंट है उसमें मैक्सिमम कितनी शियर स्ट्रेसेस एक्ट होगी। तो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स इज नथिंग बट दिस इज larger of in plane shear stresses, that is sigma 1 minus sigma 2 by 2 minus sigma 3 minus sigma 2 minus sigma 3 by 2 and sigma 3 minus sigma 1 by 2। और यहाँ पे जो आपको स्ट्रेसेस मिले दोस्तों, these are called as in plane shear stresses, in plane shear stresses। in plane shear stresses का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन होंगे, करेक्ट है दोस्तों, लाइक दिस। और हर एक प्लेन में एक मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्ट होगा। सपोज दिस इज प्लेन 1, तो यहाँ पे मिलेगा टाउ मैक्स 1, यहाँ पे मिलेगा टाउ मैक्स 2, और यहाँ पे मिलेगा टाउ मैक्स 3, करेक्ट है। 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन में 3 मैक्सिमम स्ट्रेसेस हैं, एंड आउट ऑफ दीज 3 मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस जो भी मैक्सिमम होगी वही आपका एब्सोल्यूट टाउ मैक्स कहलाएगा। तो नाउ यू कैन सी हियर एब्सोल्यूट टाउ मैक्स इज इक्वल टू लार्जर ऑफ, अब यहाँ पे 1 2 3 की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, टाउ माइनस माइनस टाउ बाई 2, करेक्ट, कॉमा माइनस टाउ माइनस 0/2 कॉमा 0 माइनस टाउ बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से क्या वैल्यू आया दोस्तों, लार्जर ऑफ टाउ माइनस माइनस प्लस, तो 2 टाउ बाई टाउ, तो टाउ कॉमा टाउ बाई 2 कॉमा टाउ बाई 2, प्लस माइनस को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, चलो मैं मॉड लगा देता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। तो ऐसी वैल्यूज मिलेंगी 3 मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस टाउ, टाउ बाई 2 एंड टाउ बाई 2। तो सिंपल से इसमें लार्जर क्या आ गया, तो यहां से पता चल गया कि एब्सोल्यूट टाउ मैक्स इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू टाउ, करेक्ट।
तो अब यहाँ पे अगर मैं क्राइटेरिया अप्लाई करूं कि टाउ मैक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई 2, देन सिंपली इट कैन बी रिटन एज टाउ इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई 2। मतलब जो यील्डिंग कब होगा, व्हेन द शियर स्ट्रेस वैल्यू इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ द नॉमिनल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा नॉट बाई 2 और एस बाई टी बाई 2, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस के हाफ वैल्यू। करेक्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस बाई एस यील्ड शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस एस बाई टी। करेक्ट है। तो अगर शियर की वैल्यू अगर इस नॉमिनल स्ट्रेस की हाफ वैल्यू से ज्यादा है, देन वी कैन गेट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अदरवाइज नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और यही वन माइसिस के केस में क्या मिला था, 0.577। इज इट क्लियर? तो समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रेस का क्राइटेरिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेस क्राइटेरिया इज लेस कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकली। करेक्ट है, दैट्स वाई ओवर वन माइसिस क्राइटेरिया। इसीलिए जनरली इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में हम ट्रेस्का क्राइटेरिया को यूज कर लेते हैं। करेक्ट है दोस्तों? बट यहाँ पे मैक्सिमम सीरियसनेस क्राइटेरिया डज नॉट टेक्स इनटू कंसीडरेशन द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ पे यूज नहीं करता, तो एक्यूरेसी के चांसेस यहाँ पे कम होते हैं। ठीक है, एंड इट सफर्स फ्रॉम मेजर डिफिकल्टी दैट इज नेसेसरी टू नो इन एडवांस विच आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। इज इट क्लियर? तो कुछ ये है यहाँ पे बातें। ठीक है दोस्तों, मैक्स पहली बात कि जो आपका ट्रेस्का क्राइटेरिया होता है, इट गिव्स अस लेस कॉम्प्लिकेटेड equation, yes or no, as compared to von Mises criteria. That's why in many engineering problems we use this Tresca criteria. But in Tresca criteria, intermediate stresses will not use. That's why the accuracy given by this is poor, not good as von Mises. Is it clear? और यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है कि आपको इनिशियली पता होना चाहिए विच वन इज मैक्सिमम स्ट्रेस एंड विच वन इज मिनिमम स्ट्रेस। इज इट क्लियर? तो आई थिंक दोस्तों ये समझ में आ गया वन माइसिस एंड ट्रेस्का क्राइटेरिया के बारे में। तो चलिए यहीं पे सेशन को एंड करता हूं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया दोस्तों, तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। अगर आपने अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। करेक्ट है। और अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया दोस्तों, तो 28 से न्यू बैच लॉन्च हो रहा है विथ टॉप एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। करेक्ट है, कुलकर्णी सर पढ़ाने वाले दोस्तों। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लो, चाहे प्लस प्रोग्राम का या फिर आइकॉनिक बैच का, इट्स चॉइस योर्स। बट फॉर सब्सक्राइबिंग मस्ट यूज दिस प्रोमो कोड दैट इज MSS10 so that you can get 10% immediate discount। करेक्ट है दोस्तों? तो चलिए यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।